आदरणीय जफरू खान जी और हमारे को भी कांग्रेस के साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय आज क्योंकि हम इस क्षेत्र को दो बार इस क्षेत्र की जनता का स्वागत कर चुके हैं और हमको खुशी है कि हम आपके इस कांग्रेस परिवार में आकर हमको स्वर्ग मिल गया। तो साथियों, चुनाव तो आपकी जो चुनाव इस समय चल रहा है जयपुर में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नाम पर गांधी आंधी चल रही है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ कह के बच्चों की मीटिंगें बहुत लगी हैं और हमने इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। जिस सड़क से आई है, इस सड़क को आते ही मैंने बनवाया था, चाहे पानी की 22 टंकियां हो, चाहे पुल हो, 11 बड़े बड़े पुल बनवाए हैं हमने। तो मैं इस जनता के सामने इस जो विकास है हमने किया है इस क्षेत्र का, मैं कुछ ज्यादा बोलते हुए मैं सभी आए हुए सभी सम्मानित माताओं, बहनों, बुजुर्गों और हमारे जो भाई हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद भैया पंजाबी सिंह जी। भैया जी, ये जन सैलाब बता रहा है आपने जिनको हमको प्रत्याशी दिया है, इनका आचरण, उनका व्यवहार जिनकी वजह से जन सैलाब है और आपके जो अपनत्व है रायबरेली की जनता से और जोवा सरकी के लोगों से, आज सारे लोग आपके बीच उपस्थित हैं। आपसे कहना है कि हम आपका काम समाप्त हो गया है, अब हम सबका काम है कि आदरणीय भाई पंजाबी सिंह को आप हाथ उठा के बताइए और भैया जी को विश्वास दिलाइए कि भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सबसे कहना है कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, कांग्रेस में जमाना बदला है, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, नया जमाना आना है, नया जमाना आना है। आदरणीय भैया जी से निवेदन है कि आवे और अपने विचार व्यक्त करें। भैया जी। हमारे जिला के अध्यक्ष पंकज जी, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, उपस्थित नेतागण, आप सबका इस सभा में स्वागत। और मेरी प्यारी बहनें जो यहाँ बहुत देर से आप ग्रुप में खड़ी हैं, बैठी हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका इस सभा में स्वागत। मेरे भाइयों को भी स्वागत। देखिए, पिछले चुनाव में जब ये विधानसभा का चुनाव हुआ, बैठ जाओ, बोल रहे 2 मिनट सुन लो, माता बैठ जाओ 2 मिनट। बैठ किनारे आ जाओ, किनारे आ जाइए, किनारे आ जाइए, किनारे आ जाइए आप भैया, प्लीज आप लोग किनारे, आप लोग ना साइड में भैया, उधर उधर नहीं है। इतनी देर से बैठी है, देख नहीं पा रही। किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ, किनारे। थोड़ा गैप तो मानो यार। नौजवान है, सब नौजवान है, आपके तो सफेद बाल है, फिर भी जवान है। अच्छा, किन को रोजगार मिला है सरकार से पिछले 5 साल में? किसी को नहीं, 0%। मेरी बहनें, किन को सिलेंडर मिला? चुप रहो, सुनो। मिला सिलेंडर? उसको अगर भरना पड़ता है तो भर पाती हूँ? नहीं भर पाती। कितने का मिल रहा है सिलेंडर, नया सिलेंडर? 1000 रुपए का। और नए
रही है? खाद मिल रही है? खाद और फसल का दाम खेत पे हमारा पशु की बहुत समस्या है ना, छोटा जानवर की। मैं पिछली बार आई थी तब भी बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय हमने पिछले 2019 के चुनाव में हमने बहुत बात की थी कि छोटा जानवर की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए काम करना है। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारी सरकार है। वहाँ पे उन्होंने एक पूरी योजना बनाई है कि किस तरह से छोटे जानवर से छुटकारा पड़ सकता है, मतलब ये समस्या हल कैसे हो सकती है। उसमें उन्होंने क्या किया है, सुन लीजिए ध्यान से। उन्होंने क्या किया है कि जो ये छोटे जानवर है, अगर इसको आप घर में पाल लो तो उसके गोबर को सरकार 2 रुपए किलो में खरीद रही है। अब आप हंसोगे कि गोबर क्यों खरीद रहे, लेकिन गोबर खरीद के स्वयं सेवा समूह की महिलाएं हैं। तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग किया होगा। हाँ, तो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि अगर आप आवारा पशु को घर में रखोगे या उनको संभालोगे, उनकी देखभाल करोगे, तो हम 2 रुपए किलो गोबर आपसे खरीदेंगे। खरीद के वो स्वयं सेवा समूह की जो महिलाएं हैं उनको देते हैं और वो महिलाएं फिर उसकी वर्मी कंपोस्टिंग करती हैं, गोबर गैस बनवाती हैं उनसे। तो वो गोबर काम भी आ जाता है सरकार के, जनता के काम भी आ जाता है। और इससे क्या होता है कि लोग फिर घबराते नहीं है। अगर हमारा पशु है अपने पास रखने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो उनको कुछ मिल रहा है, गोबर बेच के उनको पैसा मिल जाता है, उससे ही देखभाल हो जाती है। तो एक समस्या काफी हद तक दूर हुई है। और गौशालाएं भी, जो पूरी योजना है गौशालाओं की और सब कुछ, जिससे ये समस्या तकरीबन छत्तीसगढ़ में हल हो चुकी है। अब आपसे मैंने पूछा महंगाई कितनी है, गैस सिलेंडर कितने का है, रोजगार कितने मिले, क्यों पूछा? क्योंकि इन चीजों से पता चलता है कि सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि सरकार का काम होता क्या है? सरकार का काम होता है आपका विकास करना, आपकी यहाँ सड़कें बनाना, पानी दिलवाना, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के संस्थान बनाना, पाठशालाएं चलनी चाहिए, सेहत की सुविधाएं होनी चाहिए, नौजवान इतने हैं इनके लिए रोजगार के मौके मिलने चाहिए। ये होता है सरकार का काम। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, अब मैं 3 सालों से पहले तो सिर्फ आपके यहाँ काम करती थी रायबरेली अमेठी में, अब 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूमी हूँ और हर जिले में तकरीबन में गई हूँ। हर जिले में समस्या ही समस्या दिखती है और यही दिख रहा है कि जो सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। 1-2 चीजें कर रहे हैं, जैसे आपको राशन मिल जाता है जिसको मिलता है, या फिर कहते हैं कि खाते खोले हैं और उसमें पैसा डालेंगे थोड़ा बहुत, चुनाव आने लगता है तो पैसा डलने भी शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सरकार का काम नहीं होता। राशन देना ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जनता को सिर्फ इस राशन पे निर्भर नहीं करना चाहिए। ये परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए कि आप उस राशन के बोरे का इंतजार कर रहे हो या आप इंतजार कर रहे हो कि सरकार हमें 2-3 महीने बाद थोड़े बहुत पैसे भेज देगी, उसी से हमारा गुजारा हो जाए। ये सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम होता है आपको अपने पैरों पे खड़ा करना। जैसे आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, आप उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कमाती हैं, मेहनत करके उनको बड़ा करते हैं। क्या चाहते हैं आप उनसे? आप चाहते हैं कि उनका भविष्य बने, मजबूत हो, वो अपने पैरों पे खड़े हो, वो आपके लिए कमाएं, है ना, वो सबकी देखभाल करें, यही चाहते हैं सारे माँ बाप। इसी तरह से सरकार का काम है कि वो आप सबको अपने पैरों पे खड़ा करे। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको रोजगार नहीं मिला, ठीक है, और आपको हमेशा उसकी देखभाल करनी पड़े, चाहे वो 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, रोजगार नहीं है तो कुछ गड़बड़ है ना। इसी तरह से सरकार जब कहती है कि हम आपको राशन दे देंगे, हम आपको कुछ पैसे पकड़ा देंगे, ठीक है, वो उसका अधूरा काम होता है। सरकार का असली काम होता है कि आप सबको एकदम मजबूत बनाकर, सशक्त बनाकर, शिक्षित बनाकर आपके भविष्य को उज्जवल करना।
ठीक है, अब जैसे मेरी सारी बहनें बैठी हैं यहाँ, आप अपनी बेटियों को के लिए क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, है ना? आप चाहते हैं कि ठीक है मैंने संघर्ष किया, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो नौकरी करेगी, खुद कमाएगी, यही चाहते हैं ना? इसी तरह से आप अपने बेटों के लिए चाहते हैं कि रोजगार मिले हमें। अब परिस्थिति क्या है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि जो असली काम है वो नहीं करती, आपको सशक्त करने का काम। जब चुनाव आता है तो आपके सामने आके धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू। क्यों? क्योंकि आपके जज्बात उभरेंगे, ठीक है? आपको या तो असुरक्षित महसूस कराएंगे कि हो हम असुरक्षित हैं, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा देगी, ठीक है? या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम एक दूसरे से बचना या उस दूसरे से लड़ना, ये बातें कर रही है। और जो असली बात है वो नहीं हो रही है। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, हजारों करोड़ पैसे विज्ञापनों में जा रहे हैं। आपको मालूम है ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं ना सड़क पे, मोदी जी, योगी जी के, कितने हजार करोड़ रुपए के हैं ये। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए डाल देते, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, तो कितनी तरक्की हो जाती है। जैसे कोरोना आया, आपकी सेहत की सुविधाएं नहीं थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन नहीं था। मुझे याद है उस समय मेरी माताजी ने कहा था कि देखो रायबरेली में ऑक्सीजन भिजवाओ कहीं से, तो हमने छत्तीसगढ़ की सरकार से बात की थी, वो ऑक्सीजन भेज रहे थे यहाँ मना कर दिया गया। यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, हमें मालूम था कि आप संकट में हो, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, ये लोग मना कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ऑक्सीजन आपके पास कांग्रेस पार्टी से आए। ये सरकार का काम नहीं है, ये राजनीति है, ये आपके जज्बातों पे राजनीति है। आप बीमार हो, आपकी सेहत के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है, उसको रोका जा रहा है। अंत में बड़ी मुश्किल से डीएम साहब से बात करके हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाए, और जो पूरी टंकी भिजवा रहे थे वो यहाँ से हमने लखनऊ भेज दी, क्योंकि यहाँ स्वीकार नहीं हो रही थी। फिर लखनऊ में भी स्वीकार नहीं कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने वो जनता तक पहुंचाया ऑक्सीजन। तो मोटी मोटी बात यह है कि सरकार को आपके लिए काम करना चाहिए, आपको सशक्त बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक गैस सिलेंडर दे दिया, बाद में आप उस गैस सिलेंडर को भर नहीं पा रही हैं, नया सिलेंडर खरीद भी नहीं पा रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी सेहत, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके लिए रोजगार के लिए क्या कर रही है सरकार। तो जब मैं यहाँ आई हूँ आपके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं कहना चाहती हूँ हम क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे जितने भी नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, मैं इतने सारे बच्चों से मिलती हूँ, ये बात नहीं है कि शिक्षित नहीं है, क्वालिफाइड बच्चे हैं, शिक्षा की है, माँ बाप ने पढ़ाया है, परीक्षाएं भी की हैं रोजगार के लिए। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3-4 परीक्षा कर दी, क्योंकि परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो एकदम खराब कर दी है सरकार ने। परीक्षा करते हैं, रद्द हो जाती है, फीस भरते हैं, ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पता चला कि एग्जाम देने के बाद एग्जाम ही रद्द हो गया, या पेपर लीक हो गया, या फिर रोजगार मिल ही नहीं रहा है, नाम आ गया है सूची में, नियुक्ति नहीं हो रही है, सालों साल इंतजार हो रहा है। 12 लाख ऐसे सरकारी पद हैं जो 5 सालों से खाली पड़े हैं। सरकार को सिर्फ इतना करना था कि जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया या जो बच्चे पास हुए उनका नाम लेके उन पदों को भर दे, इतना काम नहीं किया। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, और वही लोग आके आपके सामने कहते हैं कि हम अगले इस चुनाव के बाद हम रोजगार देंगे। अरे भैया 5 सालों में क्यों नहीं दिया? 5 साल तो थे तुम्हारे पास ना, अब क्यों दे रहे हो? अब उद्घाटन कर रहे हो हवाई अड्डे का, कहीं जेवर में हवाई अड्डा, कहीं और हवाई अड्डा, कुशीनगर में, अब उद्घाटन क्यों हो रहा है? 5 साल तो आपके बीत गए, चुनाव आ रहा है, आप उद्घाटन कर रहे हैं, आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हो महिलाओं के लिए क्या करना है। हमने महिलाओं को खूब आगे बढ़ाया है, 40% जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं महिला है। क्यों? आप आधी आबादी हो,
हर घर में आधे सदस्य तो महिला होती है ना। लेकिन आपको अपने पैरों पे खड़े होने की बात कौन कर रहा है? आप खेती में जब काम करते हो तो शाम को आकर सारा घर संभालते हो। ये नहीं है कि आपने काम कर लिया, घर आके आप आराम करती हैं। आप बच्चों को भी देखती हैं, खाना भी पकाती हैं, घर में जानवर है तो उनकी भी देखभाल करती हैं, सफाई करती हैं, सब कुछ करती हैं। सबसे बड़ा बोझ किस पे आता है बताइए? महंगाई का बोझ, समाज का बोझ, कुछ भी परिवार में कोई भी समस्या हो उसका बोझ कौन उठाती है? आप ही तो उठाते हो ना। लेकिन आपकी बात कोई नहीं कर रहा था। आप ये लोग सोचते थे एक गैस सिलेंडर दे दिया यही काफी है, महिला खुश हो जाएगी, हमको वोट मिल जाएगा, बात खत्म। लेकिन ऐसी नहीं होती है। जो सरकार की अगर सच्ची सरकार हो ना तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 40% महिलाएं टिकट लो, खड़े हो जाओ, चुनाव लड़ो। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं विधायक बनो। तुम विधायक बनोगी तो तुम्हारी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं उनको तुम आगे बढ़ाने का काम करोगी, सबसे पहले। दूसरा, हम कह रहे हैं कि महिलाओं की सेहत के लिए महिला अगर पीएचसी में जाती है, हॉस्पिटल में जाती है, ब्लॉक के अस्पताल में, आपको क्या मिलता है? कभी एक महिला डॉक्टर मिलती है? नहीं मिलती। कभी महिला नर्स नहीं मिलती। कभी अपनी जो निजी जो महिलाओं की समस्या है उनकी बात करनी हो या आपकी सेहत की बात करनी हो तो आपको कोई नहीं मिलता जो महिला है। हम कह रहे हैं कि हर ऐसे सेंटर में, ब्लॉक के जो अस्पताल है उसमें महिलाओं के लिए कमरा होना चाहिए, उसमें महिला डॉक्टर मिलनी चाहिए, डॉक्टर नर्स होनी चाहिए, ताकि आप अपनी समस्याओं को हल कर पाए। फिर हम कह रहे हैं कि हर जिले में खास महिलाओं के लिए एक पाठशाला होना चाहिए जो केंद्रीय विद्यालय की तरह है, जो महिलाओं की शिक्षा भी करे और उनको हुनर मिले कि उनको फिर बाद में जॉब मिले। तो ये भी बात कर रहे हैं शिक्षा के बारे में। सुरक्षा की बात करिए, हम कह रहे हैं कि 25% जो भर्तियां होंगी पुलिस में वो महिलाएं होंगी, ताकि जब आप पर कोई अत्याचार हो या आपका कोई सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो आप पुलिस स्टेशन जाए, आपको महिला मिले, वो मदद करे आपकी। बहुत बार मैंने देखा है, मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में गई हूँ जहाँ पर महिलाओं पर बहुत बुरा अत्याचार हुआ। अब जहाँ जहाँ हुआ, जिसने अत्याचार की उसको मदद कर रही है सरकार, प्रशासन, पुलिस, उसे बचा रही है, लेकिन महिला को नहीं बचा रही है। एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे, महिला को उल्टी सीधी चीजें कह रहे हैं कि उसकी गलती थी, उसने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन जिसने अत्याचार किया उसको कुछ नहीं कर रहे। तो हम एक कानून लाना चाहते हैं कि अगर आप पर अत्याचार हुआ और 15 दिन के अंदर अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो वो जो अधिकारी है उसका सस्पेंशन होगा, उसको एफआईआर करना पड़ेगा। इसी तरह से नौजवानों के लिए भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। 5 साल हो गई है सरकार की, 69,000 की भर्ती के बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है, 22,000 वाले हैं, 21,000 वाले हैं, कई 6,000 वाले हैं। सबने इम्तिहान दिए, परीक्षा दी, सब इंतजार ही कर रहे हैं भर्ती के लिए। तो क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनमें घोटाले करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको हम पारदर्शी करना चाहते हैं। हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, इसमें जो भी भर्ती है उसमें हम पहले से तय करेंगे कि इम्तिहान इस दिन है, परीक्षा इस दिन को है, रिजल्ट कभी कभी 1.5 साल बाद आता है। हम कहेंगे नहीं, रिजल्ट 1-1.5 महीने में आना चाहिए, ये तारीख है रिजल्ट की, ये तारीख है नियुक्ति, 6 महीने के अंदर अंदर सारी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जो 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं सबसे पहले हम उनको भरेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि आप जैसे नौजवान हो, आप दोनों खड़े हो, कल को आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहो, खास तौर से जो अति पिछड़े वर्ग के, जो दलित नौजवान, आप मान लो आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप सोचते हो कि चलो छोटी सी दुकान खोल लूं, थोड़ा अपना बिजनेस कर लूं, आपके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, सरकार देगी 1% ब्याज पे, मात्र 1% ब्याज पे। इससे क्या होगा? आप अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। इस तरह के जो रोजगार बनाने के लिए जो सोच है, जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह है, जैसे मुरादाबाद में पीतल बनता है,
ठीक है, कानपुर में लेदर बनता था, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हुनर है। तो जहाँ जहाँ हुनर है वहाँ हम और सुविधाएं देके, खास तौर से नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए कि वो अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस बनाए, वो मजबूत हो। ठीक है, तो हमने पूरी योजना बनाई है, पूरा खाका तैयार किया है। महिलाओं के लिए क्या है, नौजवानों के लिए क्या है, बुजुर्गों के लिए क्या है, जैसे जो पेंशन है, जो मानदेय है आशा बहुओं का और आंगनबाड़ी में बहनों का, वो मानदेय हम 10,000 तक बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो मानदेय आपको मिले, फिर उसके आगे अगर आपको किसी की देखभाल करने के लिए अलग से पैसे मिले। तो ये सब चीजें हमने तैयार करके पूरी योजना बनाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति बदले। जो आज राजनीति चल रही है ना, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपको उकसाती है, इससे सिर्फ और सिर्फ नेताओं का फायदा होता है, राजनीतिक दलों का फायदा होता है, और किसी का फायदा नहीं होता। आपका फायदा नहीं होता। आपको आगे बढ़ाने की जब बात होती है, आपके विकास की जब बात होती है, जब नेता कहता है हाँ हम चाहते हैं कि तुम पैरों पे खड़ा करो हो जाओ, हम चाहते हैं कि महंगाई घटे, हम ऐसा करेंगे, तभी आपका विकास होगा। आपका विकास कभी दूसरी बातों से नहीं होगा कि आप कहीं किसी से लड़ा लिया, धर्म की बात हो गई, जाति की बात हो गई, इससे आपका विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब आप नेता से जवाब मांगेंगे। अब देखिए यहाँ आपके विधानसभा में क्या हुआ, पिछली बार आपने कांग्रेस को वोट दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे प्रत्याशी कौन थे? राकेश सिंह जी थे। अब राकेश सिंह जी जो हैं, उनको जब वो सत्ता में आ गए तो उन्होंने सोचा कुछ भी कर सकते हैं, जहां जहां जमीनें देखते हैं वो और उनके परिवार वहां कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, कांग्रेस पार्टी से बगावत करने लग गए। ठीक है, तो उनके असूल नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जनता तो पूछेगी नहीं, मैं कुछ भी करना चाहता हूं कर लूंगा, किया। अब तो खैर पार्टी छोड़ गए और दूसरी पार्टी से खड़े हैं, लेकिन आपके लिए विकास का काम तो नहीं किया ना। क्योंकि जब एक नेता सत्ता में आ जाता है, बहुत बार ये होता है कि वो भूल जाता है कि किसने सत्ता दी। वो भूल जाता है कि मैं किस पार्टी से आया, कि जनता ने मुझे क्यों वोट दिया, कि जनता ने मुझे बिठाया यहाँ, भूल जाता है। तो जब भूल जाते हैं नेता और जब वो सोचते हैं कि चुनाव आएगा तो क्या हुआ, हम तो धर्म की बात कर लेंगे, हम जाति की बात कर लेंगे, उसी आधार पे हमें वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम नहीं करेगा ना। वो तो सोचेगा चलो 5 साल बाद में आ जाऊंगा, हिंदू मुसलमान कह दूंगा, या इस जाति को उस जाति से लड़ा दूंगा, या कुछ कह दूंगा अपनी जाति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, और मेरी तो नैया पार हो गई, है ना। तो काम कैसे कराना है नेताओं को? काम ऐसे ही कराना है कि ये जो वोट है ना, जो आपको मिला है, संविधान ने दिया है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको एकदम समझदारी से डालना पड़ेगा, एकदम समझदारी से, विवेक से सोचना पड़ेगा कि ये जो नेता है ये हमारे लिए काम करते हैं कि नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो इनको हम फिर नहीं जिताएंगे, सीधी सी बात है। तो नेता आए, कुछ लाने की बात करें, बहकाने की बात करें, मत सुनिए। उससे सिर्फ ये सवाल करिए कि भैया आप हमारे लिए करने क्या जा रहे हैं और किया क्या। 5 साल आपकी सरकार थी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कोई सामना नहीं कर पा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सरसों का तेल 200 रुपए का मिल रहा है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सब्जी तो छोड़ ही दीजिए, रोजगार नहीं है, तमाम नौजवान शिक्षित होकर पढ़ा हुआ है, कोई रोजगार देने की बात नहीं कर रहा। रोजगार घटे हैं इस सरकार में। जो कांग्रेस की सरकारें थी केंद्र में, उनके राज में बहुत, मेरे ख्याल से 27 करोड़, तकरीबन 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे। इस सरकार में नीचे आ गए, लोगों के धंधे, बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार बंद हो रहे हैं। दुकानदारों से बात करती हूँ मैं, छोटे छोटे जिनके कारोबार हैं, सब बोलते हैं कि कमाई नहीं हो रही। लॉकडाउन आया, कोरोना आया, जीएसटी लगा दी, नोटबंदी कर ली, हमारी तो कमाई नहीं हो रही दीदी। तो
कमाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार की नीतियां गलत थी। उन नीतियों से आपको मुश्किल हुई। आपकी आवारा पशु का इतना बड़ा इतनी बड़ी समस्या है, किसी ने सुलझाने की कोशिश की? गौशालाएं देखिए, ना चारा डालते हैं, ना पानी है, छत भी नहीं है, जानवर मर रहे हैं ऐसे ही लेटे हुए धूप में। पिछले साल इतने सारे वीडियो निकले, उनको खाए जाए, कुत्ते खा रहे थे, उनको जीवित जानवरों के घाव नोच रहे थे। एक जगह देखा कि तमाम 100 के 100 गाय उठा के खड्डे में डाल रहे, उनको जिंदा दफना रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो समस्या हल करने के लिए एक सोच चाहिए। सरकार को नियत ठीक होनी चाहिए, सरकार की नियत ठीक होनी चाहिए, सोच ठीक होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, बड़ी बड़ी समस्याओं को कांग्रेस की सरकारों ने सुलझाया है। यहाँ मनरेगा होगा है कि नहीं? किसने शुरू किया? अगर लॉकडाउन होता, जिस तरह से सरकार ने एक दिन में लॉकडाउन कर दिया, जाओ घर सारे, न ट्रेन है न बस है, कुछ नहीं है, चलो पैदल चले जाओ। और तमाम लोग जो अमेठी, रायबरेली, कानपुर, सब जगह से दिल्ली में काम कर रहे थे, मुझे मालूम है किस संघर्ष के साथ कैसे वो यहाँ वापस आने की उन्होंने कोशिश की। अगर मनरेगा नहीं होता और गांव में आकर उनको नौकरी या किसी तरह का रोजगार नहीं मिल सकता, तो क्या वो आगे बढ़ पाते? कम से कम जब गांव आए तो कुछ रोजगार था, मनरेगा था। मनरेगा जब हमने किया कांग्रेस की सरकार ने, तो कितनी आलोचना की इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर इनके सारी मंत्रियों ने कि पैसा जाया होता है इसमें, कि ये बेकार योजना है। लेकिन उसी योजना ने आपको बचाया है। इन्होंने लॉकडाउन किया, अभी संसद में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा भाषण दिया कि ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, इन्होंने इतने सारे लोगों को मार डाला क्योंकि इन जो वापस जा रहे थे पैदल, उनकी इन्होंने मदद कर दी, उनको ट्रेनों में बिठा दिया, बसों में बिठा दिया घर जाने के लिए। इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। उन्होंने ये शब्द बोले कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद करके पाप किया। आप बताइए, क्या वो पाप है कि जो पैदल चल रहा है, जिसके पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, अपने बच्चों को कंधों पे लाद कर पैदल चल रहा है गांव तक 600 किलोमीटर? आपको याद है, जो टीवी देखता है, एक लड़की ने साइकिल पे अपने बाप को बिठा के 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार गई। यहाँ यूपी आने के लिए कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे कंधों पे लेकर चल रहे थे। क्या हम मदद नहीं करते उनकी? मुझे रायबरेली के 25 लोगों ने, एक बार मैंने देखा किसी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कि ये लोग सूरत में फंसे हुए हैं। नंबर देखा, मैंने फोन किया। जब मेरी आवाज सुनी उस लड़के ने, वो रोने लग गया। उसने कहा, दीदी हमें वापस जाना है, हमें किसी न किसी तरह घर पहुंचा दो, हमारे पास पीने का नहीं है, खाने का नहीं है, और मात्र 1 दिन का खाना बचा है, कल के बाद हमारे पास खाना भी नहीं होगा। घबराए हुए थे एकदम। 23 बच्चे थे, नौकरी करते थे सूरत में। क्या हम उनको ऐसे लवारिस छोड़ देते कि तुम्हारा कोई नहीं है, अभी तुम्हारे पास? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कैसे कर सकते थे? कैसे कर सकते थे? वो पाप होता, उनकी मदद करना पाप नहीं था। तो नियत जो होती है ना सरकार की, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। घर में कोई शादी वादी होती है तो सबसे पहले लड़के की नियत देखते हैं ना। नियत ठीक नहीं है तो कभी लड़की की शादी नहीं कराएंगे उससे। उसी तरह से सरकार की नियत समझ लो। नियत ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है तो वोट मत देना। तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ आपके विकास की बात कर रही है, कह रही है कि हम नकारात्मक बातें नहीं करेंगे, हम आपको लड़ाना नहीं चाहते एक दूसरे से, हम चाहते कि आप सब इकट्ठे होके, एकजुट होके जियो और एकजुट होके फूलो फलो आगे बढ़ो और आपका विकास हो। आपने तो, ये जो हमारे विधायक थे राकेश सिंह जी, इन्होंने तो हमारे साथ भी वकालत कर ली, आपके साथ भी विश्वासघात कर लिया, आपके लिए काम नहीं किया। तमाम जमीन के कब्जे के जो मामले हैं उनके परिवार के हैं।
तो आप पंजाबी सिंह जी खड़े हैं यहाँ मेरे साथ, ये है हमारे प्रत्याशी। इन्होंने आपके लिए कह ही रहे थे कि सड़कें बनवाई है, काम किया है। हम चाहते हैं कि इस बार इनको आप आगे बढ़ाएं ताकि जितने विधायक कांग्रेस के जीते तो सरकार बने हमारी प्रदेश में, तो ये सब ना हो आपके साथ। सरकार आपके ही पक्ष में काम करे, आपको आगे बढ़ाने का काम करे, यही सबसे जरूरी चीज है। देखिए, मेरे परिवार को आप पुश्तों से जानते हैं और सालों से मैं यहाँ आती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ, यहाँ हम काम करते हैं। आप इतने पुश्तों से आपने देखा है कि किसकी नियत क्या है। मेरी दादी जी इंदिरा जी यहाँ की सांसद रही, मेरी माता जी सांसद हैं। आपने बार बार इसीलिए जिताया क्योंकि उन्होंने काम किया। जब आप संकट में होते हैं तो आपकी सहायता होती है, आपकी सुनवाई होती है, पूरी कोशिश होती है कि जितनी भी समस्याएं वो हल हो। लेकिन बगैर सरकार के, अगर हमारी सरकार केंद्र में भी नहीं है, प्रदेश में भी नहीं है, तो समस्याओं को सुलझाना इतना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि सरकार का एक दम होता है, सरकार जब सुलझाना चाहे समस्याओं को तो उसका दम पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कांग्रेस के विधायक को जिताएं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर विधायक बनाएं, ताकि आपकी समस्याएं हल होना शुरू हो और आपके बच्चों का, आपका भविष्य बहुत मजबूत बने। तो यही बात करनी थी आपसे। हाथ उठा के आपने बहुत इंतजार किया और बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। पंजाबी सिंह जी को खूब भारी बहुमत से जिताना, और जिन्होंने आप